हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिवर्सिबल सेल इंजरी। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि ड्यू टू सम ट्रेसेस की वजह से हमारी नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाती है इनटू सेल इंजरी में। अब ये हमारी नॉर्मल सेल है, इस पर कुछ ट्रेस प्रोड्यूस हो गया और जिसकी वजह से उसने अपने आप में ही कुछ चेंजेस किए, जिसे कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की वजह से नॉर्मल सेल में कुछ इंटरनल और उसके साथ साथ एक्सटर्नल चेंजेस हुए और वो फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर एडेप्टेशन की वजह से सेल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट ना हो सकी और ट्रेस बढ़ता गया तो वो कन्वर्ट हो जाती है सेल इंजरी में, जिसके वजह से नॉर्मल सेल इंजर हो जाएगी। और फिर सेल इंजरी के टू टाइप्स होते। फर्स्ट होता है रिवर्सिबल, जिसमें ट्रेस माइल्ड होता है, मतलब थोड़ा होता है, जिसके वजह से सेल रिवर्सिबल मतलब वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है। और सेकंड टाइप है इरिवर्सिबल, जिसमें ट्रेस सेवर होता है, मतलब ज़्यादा ट्रेस होता है और जिसकी वजह से नॉर्मल सेल बहुत ज़्यादा इंजर हो जाती है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट है सेलुलर स्वेलिंग। सेलुलर स्वेलिंग मतलब सेल स्वेलिंग होना, मतलब हमारी नॉर्मल सेल ऐसी है और इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेल के बाहर सोडियम भेजने का और सेल के अंदर पोटेशियम भेजने का काम ये पंप्स करते हैं। लेकिन सेल इंजरी की वजह से ये पंप भी इंजर हो जाते हैं और उसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम की लेवल बढ़ जाती है। सेल के अंदर सोडियम की लेवल बढ़ जाती है और सोडियम बाहर सराउंड में जो भी वाटर होता है उसे अपनी तरफ खींच लेता है और इसकी वजह से हमारी नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाती है और वो स्वेलिंग हो जाती है, सेल हो जाती है। फिर सेकंड पॉइंट है ब्लेब्स फॉर्मेशन, मतलब सेल ने वाटर एब्सॉर्ब कर लिया, अब सेल कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर इस तरह से कुछ टाइप के ब्लेब्स फॉर्म हो जाते हैं और जिसकी वजह से सेल अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। एक तरह से वो स्वेलिंग हो जाती है और उसके अंदर ब्लेब्स के फॉर्मेशन होते हैं। थर्ड पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। सेल मेम्ब्रेन सेल हो गई, जिसके वजह से हमारी सेल इंजर हो गई। अब सेल के अंदर वाटर की लेवल बढ़ गई और जिसके वजह से सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो गया। अब सेल के अंदर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। वाटर की लेवल बढ़ने की वजह से सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल होता है।
रेटिकुलम की साइज इंक्रीज होती जाती है और उसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स होते हुए वो डिटैच हो जाते हैं और राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। नॉर्मल सेल में वाटर की लेवल इंक्रीज होने की वजह से सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स स्वेल होने लगते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग की वजह से उसके ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच है वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब अब प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल के अंदर कम फॉर्म होने लगेंगे। फिफ्थ पॉइंट है माइलिन फिगर। मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम के पंप की वजह से सेल के अंदर वाटर इंक्रीज हो गया। अब जो नेक्स्ट पंप है सेल के मेम्ब्रेन वो है कैल्शियम पंप। जो कैल्शियम पंप है वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम की मात्रा सेल के अंदर इंक्रीज हो जाती है और फिर जो कैल्शियम है वो सेल में इंक्रीज होने की वजह से जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स एक एंजाइम है जो कैल्शियम पंप के वजह से एक्टिवेट होना लगता है और कैल्शियम की मात्रा सेल में बढ़ने की वजह से एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से अब सेल की जो मेम्ब्रेन है वो डाइजेस्ट होना शुरू होती है। अब जो सेल की मेम्ब्रेन है वो डाइजेस्ट हो जाएगी और सिर्फ सेल के अंदर वो इस तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है अब उसके ऊपर इफेक्ट होगा। फर्स्टली तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग आ गई, सेल स्वेलिंग हो गई, वो हो गया था सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। अब कैल्शियम पंप की वजह से सेल की मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो गई और उसकी वजह से फॉस्फोलिपिड्स या फिर और एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज और एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए और जिसकी वजह से सेल अब स्लोली पूरी तरह से डाइजेस्ट होना शुरू हो गई और इसी बड़े हुए कैल्शियम के साथ लिपिड्स कंबाइन होकर माइलिन फिगर्स फॉर्म करेंगे। इस तरह से सेल्स में माइलिन फिगर्स फॉर्म होने लगते। 6 पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज। सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ऐसे एमॉर्फस बॉडी, मतलब जिसका कोई शेप नहीं होता, ऐसे स्मॉल डेंसिटीज की बॉडीज फॉर्म होने लगती है और जिसे कहते हैं एमॉर्फस डेंसिटीज। अब कैल्शियम पंप की इनप्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से कैल्शियम सेल में इंक्रीज हो चुका है और जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर अफेक्ट कर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे
स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज का फॉर्मेशन करेगा और जिसकी वजह से एक तरह से सेल इंज्योर होने के साइंस मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सेल के सारे ऑर्गेनल्स डैमेज हो गए, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्वेलिंग आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बॉडीज फॉर्म हो गई, स्मॉल एमॉर्फस बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया, सेल मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हो गई, जिसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम की लेवल बढ़ गई और कैल्शियम पंप के इन फंक्शनिंग की वजह से कैल्शियम भी सेल के अंदर बढ़ गया और जिसकी वजह से सेल के अंदर माइलिन फिगर्स फॉर्म हो गई। अब जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उस पर अफेक्ट होगा। कैल्शियम पंप के इनप्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। उसमें से ही एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है और यही एंडोन्यूक्लियस कैल्शियम पंप के सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ने की वजह से एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है और जिसके वजह से सेल के अंदर जो डीएनए है वो डाइजेस्ट होने लगता है और वही डीएनए डैमेज एंडोन्यूक्लियस की वजह से डीएनए कम्पलिंग होता है, मतलब एक जगह ऐसे गाढ़ा हो जाता है। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे फैला हुआ हो तो एंडोन्यूक्लियस की वजह से वो कम्पलिंग होने लगता है और जिसकी वजह से सेल के अंदर पीएच की लेवल डिक्रीज होने लगती है और इस तरह से रिवर्सिबल सेल इंजरी नॉर्मल सेल से इंज्योर सेल में कन्वर्ट होती है, जिसका एग्जाम्पल है अंजाइना पेक्टोरिस, मतलब माइल्ड चेस्ट पेन, जो अगर हमने कोई प्रॉपर ड्रग ली या फिर मेडिसिन ली तो मेडिसिन लेने के बाद वो फिर से क्योर हो जाता है और सेल फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से रिवर्सिबल सेल में इंजरी आने के बाद चेंजेस होते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें सेवर ट्रेस की वजह से नॉर्मल सेल इरिवर्सिबल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। रिवर्सिबल सेल में क्योर होने के कोई भी चांसेस नहीं होते। वो लास्टली पूरे चेंजेस के बाद वो लास्टली डेथ होती है। इरिवर्सिबल इंजरी में फर्स्ट पॉइंट है सेलुलर स्वेलिंग। रिवर्सिबल सेल इंजरी के कंपेयर में इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ज़्यादा स्वेलिंग होती है और जिसके वजह से सेल बहुत ज़्यादा स्वेल होती है। सेकंड पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। रिवर्सिबल इंजरी के कंपेयर में इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा स्वेल होता है, जिसकी वजह से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाते हैं और फिर
प्रोटीन फॉर्मेशन इन सेल में प्रोटीन फॉर्मेशन की लेवल डिक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है माइलिन फिगर। अगर रिवर्सिबल सेल इंजुरी से कंपेयर करेंगे तो इन इरिवर्सिबल इंजुरी में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन माइटोकॉन्ड्रिया में लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज उस डेंसिटीज का फॉर्मेशन होता है। यह हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है और जिसके अंदर ये लार्ज नंबर के एमॉर्फस डेंसिटीज फॉर्म होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जो कैल्शियम पंप है वो डैमेज हो चुका है और सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम अफेक्ट करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इन कंपेयर रिवर्सिबल सेल के लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चेंजेस। कैल्शियम पंप के डैमेज के कारण बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं इन सेल में, जिसमें मेनली है एंडोन्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को डैमेज करने का काम करता है। तो न्यूक्लियस 3 टाइप में डैमेज होता है। फर्स्ट है पिक्नोसिस, मतलब न्यूक्लियस का कंडेंसेशन होता है। सेकंड कैरियोरेक्सिस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड रेक्सिस मीन्स फ्रैगमेंट। इन फ्रैगमेंट में न्यूक्लियस का कन्वर्जन होना, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है या फिर न्यूक्लियोलस है उसके फ्रैगमेंट में कन्वर्जन होना। और थर्ड टाइप है कैरियोलिसिस। फाइनली पूरे प्रोसेस के बाद अब न्यूक्लियस डिटैच होता है, मतलब डिसॉल्व होता है। यह हमारा नॉर्मल न्यूक्लियस है और उसके अंदर है ये डीएनए, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ है। तो पिक्नोसिस में ये सारा जो अंदर का मटेरियल है न्यूक्लियस के वो सारा कंडेंसेशन होता है, मतलब क्लम्पिंग होता है, गाढ़ा हो जाता है, एक जगह पर क्लॉटिंग हो जाता है। उसके बाद कैरियोरेक्सिया में यही सब्सटेंस फ्रैगमेंट में से डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस को डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अंदर का जो कंडेंसेशन हुआ पार्ट है वो फ्रैगमेंट हो जाता है 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में। उसके बाद न्यूक्लियस अब पूरी तरह से डिटैच हो जाता है और ये बॉडीज न्यूक्लियस के बाहर रिमूव हो जाती है। जो फ्रैगमेंट से न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियस के डिटैच और डिसोल्यूशन के कारण अब ये न्यूक्लियस के बाहर रिमूव हो जाती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड के साथ पूरे बॉडी में फ्लो होने लगती है। और इसका फिर न्यूक्लियस के डैमेज की वजह से अब सेल के अंदर जो
लाइसोसोम है वो भी उनके एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सेल की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होने लगती है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और इस तरह से पूरी सेल डैमेज हो जाती है। और सेल मेम्ब्रेन के रप्चर की वजह से सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल से पार्ट से ये जो न्यूक्लियस के फ्रैगमेंट से वो पूरे ब्लड के अंदर फ्लो होने लगते। और इसका एग्जाम्पल है हार्ट अटैक। हार्ट बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को पहुंचाने का काम हार्ट करता है। और हार्ट बॉडी के साथ साथ खुद को भी कोरोनरी आर्टरी से अपने वॉल्स को भी ब्लड भेजता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर इसी कोरोनरी आर्टरी में या फिर यह ब्लॉक हो गई तो इस वजह से हार्ट अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। ब्लड का बॉडी को ब्लड फ्लो करने का काम हार्ट का चालू रहेगा, लेकिन हार्ट अपने ऑर्गन्स को जो ब्लड भेजता था उसमें ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का फंक्शन इम्प्रॉपर हो गया और जिसकी वजह से हार्ट डैमेज हो जाएगा और हार्ट अटैक आता है। रिवर्सिबल सेल इंजुरी में सेलुलर स्वेलिंग, ब्लेब्स फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग, माइलिन फिगर्स का फॉर्मेशन जो कैल्शियम और लिपिड से होता है, स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद डीएनए डैमेज और फिर सेलुलर स्वेलिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग, राइबोसोम डिटैचमेंट, माइलिन फिगर का ज़्यादा फॉर्मेशन होना, लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज फॉर्म होना इन माइटोकॉन्ड्रिया में, और न्यूक्लियर चेंजेस जैसे पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलिसिस और फिर लाइसोसोम्स एंजाइम रिलीज और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन रप्चर होना, हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाता है और जिसकी वजह से हार्ट में डिसीज फॉर्म हो जाता है जिसे कहते हैं हार्ट अटैक। और इस तरह से हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल्स के टाइप्स देखे हैं।